बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके। हाजिर एक नए एपिसोड के साथ आज मैं बात करूंगा तुर्की के एक नए एयरक्राफ्ट की सर्च के ऊपर। स्पेसिफिकली इस चीज़ के ऊपर बात करूंगा कि तुर्की किस किस एयरक्राफ्ट्स को एवेल्युएट कर रहा है। इसके अलावा तुर्की का कितना डिफेंस बजट है जिसके अंदर वो अपने नए फाइटर जेट की परचेज करेगा और कब तक ये जो परचेज है ये मुमकिन हो सकती है। तुर्की जो है उसके साथ F-16 की डील क्यों नहीं हो पा रही है अमेरिका से। तो वीडियो में आगे चलने से पहले अपने स्वामी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स मैं बात कर रहा था तुर्की की एयरफोर्स के नए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या नए एयरफ्रेम्स के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं कि यार तुर्की को ये नए एयरफ्रेम्स रिक्वायर्ड क्यों है। तुर्की के पास पहले ब्लॉक 5052 का पुराने प्रीवियस ब्लॉक्स जो हैं उनके MLU अपग्रेड्स के बाद जो है काफी एक अच्छा खासा स्मार्ट पैकेज जो है F-16 का मौजूद है। तो तुर्की को नए एयरक्राफ्ट लेने की जरूरत क्यों पड़ी? देखें, तुर्की की जो एयरफोर्स है उसका एडवर्सरी है ग्रीस की एयरफोर्स यानी हेलेनिक एयरफोर्स। पहले उसके पास ब्लॉक 5052 थे, तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर था ना, ये आप कह सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, किसी किस्म के कोई इश्यूज नहीं थे। तुर्की की एयरफोर्स को अच्छे तरीके से अपने एडवर्सरी को न्यूट्रलाइज कर सकती थी। तो जिस तरीके से मैथमेटिक्स की इक्वेशन होती है उसको आपने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करना होता है, तो इसी तरीके से जो है ये बैलेंस ऑफ पावर जो है इसको भी आपने खिते के अंदर अगर आप इक्वल रखेंगे तो तभी पीस जो है वो मेंटेन हो सकेगा। अदर देन अगर एक एडवर्सरी जो है दूसरे का कोई भी वो अपने डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है और वो अपने आप को मॉडर्नाइज करता है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर दूसरा एडवर्सरी नहीं भी एक्सपेंस करना चाहता तो उसको करना पड़ेगा अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी सेफ साइड के लिए। सेम यही वाली सिनेरियो जो है वो इस वक्त तुर्की को फेस करना पड़ रहा है। तुर्की F-35 के अंदर एक मेजर अलाइनमेंट में था। F-35 के जो पार्ट्स हैं अभी भी वो तुर्की के अंदर बन रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुर्की ने जो है वो S-400 के अंदर इन्वेस्ट किया और अमेरिका नाराज हो गया और उसने F-35 प्रोग्राम से तुर्की को बाहर कर दिया। तुर्की एक बेसिकली स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है नेटो के अंदर भी। जो सबसे बड़ी फोर्सेज है नेटो के अंदर वो अमेरिका के बाद तुर्की के पास है। एनीवेज तुर्की को जो है वो F-35 से बाहर कर दिया गया। तुर्की की वहां से भी अपनी उम्मीदें जो है वो खराब हो गई। उसके बाद जो है हेलेनिक एयरफोर्स उसने जो है रफाल के अंदर इन्वेस्ट किया। रफाल उसने परचेज कर लिए। ब्लॉक 70-72 का ऑर्डर भी अमेरिका को कर रखा है। अनकरीब जो है उसको रफाल तो अब ऑलरेडी मिल चुके हैं। रफाल तो ग्रीस की एयरफोर्स के पास जो है वो सर्विस के अंदर आ गए हैं और F-16 ब्लॉक 70-72 है वो भी जल्दी जो है 2-3 साल के अंदर ग्रीस की एयरफोर्स के हैंड ओवर कर दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। तो यहाँ पर ब्लॉक 50-52 से ब्लॉक 70-72 के F-16 को काउंटर करना तुर्की के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक 70 के अंदर कुछ ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है जिसको आप ब्लॉक 50 के F-16 से काउंटर नहीं कर सकते। इसके अलावा रफाल एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप ब्लॉक 50-52 से काउंटर नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा केपेबल फाइटर जेट है रफाल। तो तुर्की ने जो है वो बेसिकली हेलेनिक एयरफोर्स को काउंटर करना है, जिसकी वजह से उसने अपने नए एयरक्राफ्ट जो है वो परचेज करने। जो पुराने एयरक्राफ्ट उसके पास मौजूद है F-4 फैंटम्स और F-16 ब्लॉक 50-52, उससे वो ना वो रफाल को काउंटर कर सकता है और फ्यूचर के अंदर जब ब्लॉक 70 के F-16 आएंगे ना वो हेलेनिक एयरफोर्स के ब्लॉक 70 को काउंटर कर सकता है। तो इस वजह से जो है तुर्की नए एयरफ्रेम्स की तलाश के अंदर अपनी अप्रोच रखे हुआ है। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका की तरफ से ब्लॉक 70-72 जो है वो तुर्की को क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, बल्कि अगर हम ये कहें कि दोनों कंट्रीज की डील नहीं हो पा रही, उसकी रीजन क्या है। देखिए तुर्की ने एक्चुअल किस वजह से जो है परचेज करने हैं, क्योंकि ब्लॉक 70 और 72 के जो F-16 हैं वो काफी केपेबल है, उसके अंदर कई सारे डार हैं और उसके अलावा और भी उसकी कुछ ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं जिसको तुर्की जो है वो ग्रैप अप करना चाहता है। F-16 एक ऐसा फाइटर जेट है जिससे लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका दोनों की चांदी लगी हुई है। 5200 प्लस यूनिट जो है वो इस जहाज के बनाए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी भी जो इसकी प्रोडक्शन लाइन है वो चोकिंग का शिकार है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ग्रीस की एयरफोर्स ने ऑर्डर किए हुए हैं, ताइवान की एयरफोर्स ने ऑर्डर किए हुए हैं, इसके अलावा बहरीन ने, बुल्गारिया ने, स्लोवाकिया ने और बहुत सारी कंट्रीज ने जो है वो ब्लॉक 70-72 के जहाज जो है वो ऑर्डर किए हुए हैं। और ताइवान तो इस वक्त अमेरिका के ऊपर चढ़ दौड़ा हुआ है कि अगर हमने चाइना को काउंटर करना है तो ब्लॉक 70-72 वाले F-16 मुझे चाहिए ही चाहिए। आप कह सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका खुद अंडर प्रेशर है कि किस तरीके से वो जहाज जिसके उन्होंने ऑर्डर पकड़े हुए हैं उनको पूरा करे ब्लॉक 70-72 वाले। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तुर्की को देखें ब्लॉक 70-72 वाले F-16 चाहिए क्यों, पहले तो आप इस रीजन को समझ लें। तुर्की के जो अपने प्रोजेक्ट्स है अगर आप उसके ऊपर नजर दौड़ाई तो एक TFX है जो कि एक अच्छा खासा बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आए दिन कोई ना कोई नई अपडेट आई होती है और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं होती। वो सॉलिड प्रूफ के साथ आपको दिखाता है कि मेरा प्रोजेक्ट जो TFX है वो किस स्पेस के साथ आगे बढ़ रहा है। वो अपने अंदर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तुर्की का जो TFX प्रोजेक्ट है उसके बैनर के अंदर जो फाइटर जेट तैयार होगा 5th जनरेशन का, तो वो जो फाइटर जेट है वो बेसिकली 2030-32 के अंदर तुर्किश आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करेगा। तो ये जो 2023 से 2030 का दरमियानिया है, 7-8-9 साल का जो गैप बनता है, तो इसी स्टॉप गैप को फिल करने के लिए
लिए तुर्की बेसिकली फाइटर जेट एक्वायर कर रहा है। अब अगर इसी टाइम फ्रेम के अंदर तुर्की को फाइटर जेट नहीं मिलकर 2028 से 30 के अंदर मिलेगा तो उसका तुर्की को क्या फायदा होगा। रीजन ही यही है कि ये जो 8-9 साल का वक्फा है वो अपने एनिमी को जो है वो इनकाउंटर करने के लिए, उसकी जो फोर्सेज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिकली एक ऐसा फाइटर जेट चाहता है जो कि उसके जो एयरफोर्स है उसका जो पावर ऑफ बैलेंस उसको सेट करके रख सके। तो तुर्की और अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो इसके आड़े नहीं आ रहे स्पेसिफिक। वो ये रीजन है इसके पीछे जो कि तुर्की और अमेरिका की डील नहीं हो पा रही। लॉकहीड मार्टिन कहता है कि अगर अभी तुर्की हमें किसी भी ब्लॉक 70-72 का ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको पूरा करने के अंदर भी हमें कम से कम 5 या 7 साल का टाइम लगेगा, जबकि तुर्की ने तो लेना ही इसी वजह से है कि हमको उसको कम से कम साल डेढ़ के अंदर जो है उसकी डिलीवरीज मिल जाए ताकि वो अपने एडवर्सरीज को काउंटर कर सके इस फाइटर जेट्स के थ्रू। तो ये जो है बेसिकली रीजन है जिसकी वजह से तुर्की और अमेरिका की डील नहीं हो पा रही ब्लॉक 70-72 के F-16s की। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि तुर्की की जो चेकलिस्ट है उसके अंदर कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं या तुर्की किन किन फाइटर जेट्स को इवैल्यूएट करता है। सबसे पहले तो देख लें अमेरिकन सप्लायर्स के ऊपर सबसे ज्यादा तुर्की रिलाई करता है। तो F-16 ब्लॉक 70-72 मिलेंगे नहीं अमेरिका की तरफ से। रीजन क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इससे पहले। इसके अलावा F-35 प्रोग्राम है उससे तो वैसे तुर्की को बाहर कर दिया गया है। खैर अमेरिका की तरफ से दोनों फाइटर जेट नहीं मिलेंगे। 5th जनरेशन का F-35 और 4.5 जनरेशन या 4.5 प्लस जनरेशन का ब्लॉक 70-72 दोनों की तरफ से जो है वो अमेरिका इस वक्त प्रोवाइड नहीं कर सकता तुर्की को। तो अमेरिकन सप्लायर्स की तरफ से तो ना ही समझे। फिर आ जाती है यूरोप की मार्केट। यूरोप के मार्केट के अंदर 3 जहाज पड़े हैं, सैब ग्रिपन, फ्रेंच रफाल और यूरोफाइटर टाइफून। सबसे पहले बात कर लेते हैं रफाल। रफाल तो वैसे किक आउट कर लेता है क्योंकि जो तुर्की के एडवर्सरीज है उन्होंने रफाल परचेज किया हुआ है। सेकंड नंबर के ऊपर आता है सैब ग्रिपन। वो भी लिस्ट से इस वजह से आउट हो जाता है क्योंकि वो तुर्की की जो रिक्वायरमेंट्स है उन्हीं को फिलफिल नहीं करता। जो सैब ग्रिपन है वो लाइट वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और जो तुर्की की रिक्वायरमेंट है वो मीडियम और हैवी वेट फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो सैब ग्रिपन भी किक आउट हो जाता है। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाता है यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून अच्छी चॉइस है, अच्छा जहाज है, उसकी जो मेटलर्जी है, उसका जो एयर फ्रेम है, उसकी वेपनरी है, उसके सेंसर्स हैं और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो जहाज की ओवरऑल फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मनूवर्स वगैरह और डेल्टा विंग डिजाइन और किनार्स के साथ होना, यूरोफाइटर टाइफून एक बड़ा अच्छा और कैपेबल जहाज है। लेकिन इस वक्त उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसको 4 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं। अगर आपने इस फाइटर जेट के फ्यूचर के अंदर स्पेयर्स और सप्लाईज को मेंटेन करके रखना है, स्पेयर्स के लिए अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो वो एक कंट्री से नहीं 4 कंट्री से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और डिफरेंट कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो कि अपने अंदर एक बहुत बुरी चीज है। आई बिलीव इसके अंदर 4 कंट्रीज जो है वो इटली है, स्पेन है, जर्मनी है और यूके है। इन 4 कंट्रीज से आपने हर हालत के अंदर बना के रखनी है। अगर आपने इनसे बिगाड़ी तो फिर आपको स्पेयर्स और सप्लाईज के अंदर जो है वो आपको मसले मसाइल आएंगे, जो कि अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यूरोफाइटर टाइफून के अंदर। अगर तुर्की को इससे अच्छा ऑप्शन मिलता है तो फिर आई बिलीव हो सकता है कि तुर्की जो है वो इसको किक आउट कर दे अपने टेंडर से। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाते हैं रशियन ऑप्शंस के ऊपर। रशियन ऑप्शन, जो रशियन मार्केट है, तुर्की और रशिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। तुर्की जो है वो रशिया से भी अगर Su-35 की भी डिमांड करे तो रशिया तो खुशी खुशी देगा क्योंकि वो यूरोप के अंदर अपने कदम जमाना चाहता है। और तुर्की जो है वो S-400 की सिचुएशन के अंदर जो है वो तुर्की ने S-400 परचेज किया हुआ है रशिया से। तो आप कह सकते हैं कि जो रशिया है वो पुरएतमाद भी होगा, कॉन्फिडेंट भी होगा इस सेल्स के ऊपर। और वैसे भी रशिया की आज की मिलिट्री सेल्स जो है वो डाउन जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर तुर्की रशिया से कॉन्टैक्ट करता है Su-35 के लिए तो रशिया को आई बिलीव के कोई मसला नहीं होगा, रशिया ने देते ना अपना एयरक्राफ्ट Su-35। लेकिन तुर्की मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि वो रशिया से जाके जो है वो किसी किस्म का मुआहदा करे। उसकी रीजन क्या है? देखिए, जब तुर्की ने S-400 खरीदा था ना तो उस वक्त जो है पूरा अमेरिका ने तो अपनी तरफ से सैंक्शंस लगा दिया कार्डसा के तहत। फिर उसके बाद यूरोप और नेटो की कंट्रीज ने जो है वो भी तुर्की के ऊपर चढ़ दौड़ी थी कि आपने S-400 खरीद लिया है, रशिया एडवर्सरी है, फलाना ढिमका है और आप उसी के साथ जाके बैठ के मुआहदे कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो तुर्की को काफी ज्यादा मसले मसाइल पेश करने पड़े थे एज अ नेटो कंट्री। अब हालात ऐसे हैं कि रशिया के अंदर जो है वो जंग लगी हुई है, रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। पूरा यूरोप, नेटो कंट्रीज, अमेरिका, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो जाके यूक्रेन के साथ खड़े हुई है। ऐसी सिचुएशन में अगर तुर्की इनके बरक्स जाके रशिया के साथ डील करता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मसले मसाइल डिप्लोमेटिकली जो है वो रशिया को फेस करने पड़ेंगे और इससे मामला जो है वो और ज्यादा क्रिएट होगा, और ज्यादा सैंक्शंस लगेंगे और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो जाके तुर्की के ऊपर चढ़ जाएंगी और फिर उसके बाद कहेंगे कि हम जंग लड़ रहे हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में और आप जाके उन्हीं से जो है डील कर रहे हैं, आप उन्हीं को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो तुर्की के लिए काफी ज्यादा मसले मसाइल जो है उनके दरपेश हो जाएंगे तुर्की को। इस वक्त जो मैं ये समझता हूँ कि तुर्की इस वक्त इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो जाके रशिया के साथ डील करे। फिर इसके बाद जो है एक और ऑप्शन है जिसके ऊपर कह सकते हैं हम तुर्की सीरियसली गौर कर रहा है, वो है चाइनीज ऑप्शन। चाइना जो है वो इस वक्त अपने बेहतरीन असला जो है वो दुनिया को सेल कर रहा है। चाइना का
है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त रशियन असले से कुछ बेहतर है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, क्योंकि आजकल की जितनी भी वॉरफेयर है ना वो सारी की सारी आके सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आके फंस गई है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली सुपीरियर है तो आप अपने एनिमी को अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको क्रिपल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक अटैक होता है ना ये अच्छे अच्छे हार्डवेयर को तबाह बर्बाद करके रख देता है। तो यही सिचुएशन है कि जो चाइना का जो इस वक्त इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी जो है तुर्की गौर कर रहा है और उसको भी इवैल्यूएट कर रहा है। और इसके अलावा उसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का भी कुछ किरदार जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज मेड जेट एंड सीज को ऑलमोस्ट 1 साल से यूज कर रहा है। जो उसका रिस्पॉन्स है पाकिस्तान जो है वो चाइनीज असले के रिस्पॉन्स से काफी ज्यादा मुतमईन है। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है तुर्क एयरफोर्स जो है इन दोनों के आपस में बहुत ज्यादा डीप मिलिट्री टाइज पाए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो तुर्की चाइनीज ऑप्शंस के अंदर भी जो है इंटरेस्टेड है और उनको भी इवैल्यूएट कर रहा है। तो ये तो हो गए वो ऑप्शन जिनको जो है वो तुर्की इवैल्यूएट कर रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही पता लगेगा कि तुर्की किस ऑप्शन की तरफ जाता है और उसको सिलेक्ट करता है। इसके अलावा जो है तुर्की के अगर मिलिट्री बजट की बात की जाए कि तुर्की अपने नए प्लेटफॉर्म जो इंडक्ट कर रहा है उसके लिए उसने कितनी जो रकम है वो मुख्तस की है, तो आई बिलीव कि तुर्की जो है जितना मेरे इलम में है $20 बिलियन के वेज जो है ये अपने नए प्लेटफॉर्म और इनकी असम्बली लाइंस वगैरह अगर किसी कंट्री से वो ऑफर की जाती हैं, या इसके अलावा और जो इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है या दूसरी आप कह सकते हैं कि स्पेयर्स और पार्ट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग है अपनी कंट्री के अंदर अंडर लाइसेंस, उसके हवाले से इस ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो तुर्की $20 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।